हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका फिजिक्स का जो चैप्टर आपका चल रहा था यहाँ पे सीरीज, उसी में हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे जो कि है आपका ऊर्जा के स्रोत, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे जो है ये आपका लास्ट चैप्टर है क्लास 10th के फिजिक्स का। इससे पहले हम लोगों ने जितना भी आपका प्रीवियस चैप्टर है उसका सारा एक एक क्वेश्चन, भारतीय हवन का क्वेश्चन और जो मेन पॉइंट था उसका सारा कुछ कवर किया था। यहाँ पे हम लोग जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी आपका मेन पॉइंट है, डिफिनेशन है, जितना भी लॉ है, वो सारा एक जगह पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग भारतीय हवन का जो बुक है आपका, उसी का क्वेश्चन जो है वो सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते इस वीडियो को। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब जो कि एनर्जी का जो आपका स्रोत है वो क्या क्या हो सकता है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पे सारा आपका रियल लाइफ से रिलेटेड जितना भी चीज़ हम लोग यूज करते हैं, एनर्जी के रूप में यूज करते हैं, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और नोट्स की सहायता से हम लोग यहाँ पे सारा पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है चैप्टर 6, तो इसका जो फर्स्ट है आपका ऊर्जा के स्रोत। तो हम लोग सबसे पहले जानने का कोशिश करेंगे कि ऊर्जा क्या है, मतलब कि आपका जो है एनर्जी जो है वो क्या होता है। तो एनर्जी जो होता है वो आपका कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी कहते हैं। मतलब कि जो आपका एबिलिटी होगा, जो आपका कैपेसिटी होगा किसी भी चीज़ को करने में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। समझ गए एनर्जी क्या होता है। अब है इसको मिला के बना है आपका चैप्टर का जो है वो ऊर्जा के स्रोत, मतलब कि सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है, तो ये होता है आपका जिस विशिष्ट स्रोत से ऊर्जा का उपयोग किया जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं। मतलब विशिष्ट मीन्स क्या हो गया, एक स्पेसिफिक चीज़ होना चाहिए, वहाँ से हम लोग जो एनर्जी का यूज करेंगे वो आपका कहलाएगा आपका ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब कि इसमें हो गया आपका एलपीजी, सीएनजी, सेल। तो एलपीजी हो गया आपका जो हम लोग गैस यूज करते हैं, जो लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है। सीएनजी हो गया आपका कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस होता है, जो कि हम लोग अभी जो है रिसेंट में हम लोग का जो बाइक हो रहा है रिलीज, जो कार हो रहा है, उसमें इस सब चीज़ का यूज किया जा रहा है। सेल हो गया जो हम लोग यूज करते हैं, घड़ी में यूज करते हैं। और क्या है, पहाड़ी पर संचित जल का। उसके बाद क्या है, कोयला का, यूरेनियम का, लकड़ी का, इन सब चीज़ों का यूज। लकड़ी का यूज से खाना बनता है ना, कोयला से भी यूज करते हैं हम लोग बहुत सारे चीज़ों में। पहाड़ी पर जल संचित है, उसको ऊपर से जब आता है तो नीचे टरबाइन लगा के हम लोग उसका उपयोग क्या चीज़ में करते हैं, बिजली उत्पादन करने में करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे सारा डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि आप लोग का जितना भी मेन पॉइंट होगा सारा जो है इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोग को सारा समझ में आ जाएगा। अब देख लीजिए हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं इसमें ऊर्जा, ये जो पॉइंट है आपका ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ लीजिए। ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब जो आपका ऊर्जा का जो संरक्षण सिद्धांत होता है ये क्या होता है। ये होता है आपका ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जाती है, सिर्फ यह एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, इसको न तो क्रिएट कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि जो भी आपका एनर्जी है वो कभी बर्बाद नहीं होता, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है। समझ गए। और इसमें जब तक कि आपका कोई भी आपका चीज़ है, कोई भी सिस्टम है, उस पर जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा है, मतलब जितना एनर्जी उसमें है, उसमें जब तक कि आप बाहरी एनर्जी जो है उसमें नहीं लगाइएगा तो उसका जितना भी एनर्जी है वो आपका क्या होता है, संरक्षित रहता है। मतलब कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाता है। इसके बारे में भी हम बताएंगे कि किस तरीके से रूपांतरित होता है, जो कि आपका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है वो हो जाता है और वो नष्ट भी नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे ईंधन। ईंधन क्या होता है, जो कि हम लोग इसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्यूल बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जो जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करे उसे ईंधन कहते हैं। जिस भी पदार्थ को आप जलाइएगा तो उससे उष्मा और जो है वो प्रकाश उत्पन्न हो, उसको ईंधन कहते हैं। जिसमें एलपीजी, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, सीएनजी। तो इसमें भी अलग अलग टाइप का होता है। जैसे आपका ठोस ईंधन बोलेगा तो ठोस ईंधन में क्या हो गया, आपका लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, हो गया ना, गोबर हो गया, जो चारकोल हम लोग यूज करते हैं वो भी आपका हो गया ठोस ईंधन। इसी तरीके से आपका द्रव में जब आइएगा तो द्रव में क्या हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो घासलेट हम लोग यूज करते हैं, है ना, और जो मिट्टी तेल यूज करते हैं ये भी आपका क्या हो गया, जो द्रव ईंधन हो गया। लेकिन जब प्राकृतिक ईंधन का बात कीजिएगा तो प्राकृतिक ईंधन के अंदर जो आपका आता है, हाइड्रोजन हो गया, प्रोपेन हो गया, कोयला गैस, कोयला का जो गैस होता है, जल का जो गैस होता है,
वाष्प भट्टी में जो होता है, ये सब आपका हो जाएगा। तो इन सब के बारे में भी हम लोग अभी अच्छे से सारा डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग को अच्छे से सारा समझ में आ जाएगा। बेसिक बेसिक है, सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ डिफिनेशन अभी समझा रहे हैं, आगे जब हम बताएंगे तो आपका जो है ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ये है आपका जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। ये एक प्रकार का आपका ईंधन होता है जो कि करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के सतह में गहरे दबे हुए पेड़ पौधे, पशुएं या अवशेष से बने ईंधन को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कि आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये पृथ्वी के अंदर दबा होगा और उस पर उच्च दाब और ताप जो है वो वहाँ पे रहता है, तो उसके कारण वहाँ पे ईंधन के रूप में हम लोग उसका यूज करते हैं। जैसे पेट्रोलियम, डीजल, घासलेट और प्राकृतिक गैस जो इस सब से रिलेटेड है, और इस सब का यूज हम लोग करते हैं। कोयला का उपयोग क्या चीज़ में करते हैं? खाना बनाने में, या बहुत सारा उपयोग है। पेट्रोलियम का यूज करते हैं हम लोग जो है वो बाइक विक चलाने के लिए। इसी ईंधन को हम लोग क्या बोलेंगे? जीवाश्म ईंधन, जो कि आपका बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब कि 60-65 करोड़ जो है वो वर्ष लग जाता है। तो इसका मतलब है कि इन सब चीज़ों का जो यूज है हम लोग को एक लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए। तो इसके बारे में भी अभी हम बताएंगे कि क्यों हम लोग को इसका लिमिटेड अमाउंट में यूज करना चाहिए। देखिए, ज्वलन ताप। ज्वलन ताप का मतलब क्या होता है? जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वलन ताप। जितना मिनिमम अमाउंट होगा जलने का किसी भी चीज़ का, कि इतना हम लोग हीट यहाँ से देंगे वो जलने लगेगा। मतलब जैसे पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो गर्म होता है ना। इसी तरीके से सब जितना भी चीज़ है आपका ईंधन, जिस पे वो चीज़ जो है वो जलने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ज्वलन ताप बोलेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऊष्मीय मान। मतलब कि प्रति ग्राम ईंधन के जलने से प्राप्त ऊष्मा को क्या बोलेंगे? हम ऊष्मीय मान बोलेंगे। मतलब 1 ग्राम अगर आप यहाँ पे किसी चीज़ को जलाते हैं तो उससे जितना भी आपका यहाँ पे हीट उत्पन्न होगा, जितना भी आपका जो है वहाँ से ऊष्मा उत्पन्न होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्मीय मान बोलेंगे। अब देखिए, यहाँ पे है एक अच्छे ईंधन की विशेषताएं। यहाँ पे जो भी हम लिखे हैं, अगर ये सब सारा आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इजीली आपका सॉल्व हो जाए। तो अच्छा ईंधन क्या होता है? तो अच्छा ईंधन मीन्स क्या हो गया? जो कि आपका इजीली अवेलेबल हो, सारा कुछ होता है। यहाँ पे उसका विशेषता बताना है तो क्या होता है? तो देखिए, अच्छे ईंधन की विशेषता होती है कि जो जलने पर अधिक ऊष्मा मुक्त करें, क्योंकि हम लोग को जलाने के बाद क्या चीज़ चाहिए? वहाँ से हीट चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा? जो चीज़ जल्दी जल के जो जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा दे देगा, कम अमाउंट में ही, मतलब कम जलाने पे उसमें ज़्यादा ऊष्मा हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? अच्छा ईंधन बोलेंगे। सेकंड है आपका जो आसानी से उपलब्ध हो, मतलब कि इजीली अवेलेबल हो जाए आपका। थर्ड पॉइंट है जो अधिक धुआं उत्पन्न न करे, मतलब कि धुआं उत्पन्न न करे। जैसे एलपीजी गैस हम लोग यूज करते हैं घर में खाना बनाने में, तो उसमें क्या होता है? धुआं ज़्यादा नहीं होता है। तो उस टाइप का ईंधन को हम लोग बोलेंगे अच्छा ईंधन के। और हम लोग का उपलब्ध भी आसानी से हो जाता है, जिसका भंडारण एवं परिवहन जो है वो आसान हो। मतलब कि किस उस चीज़ का जो आपका स्टोरेज है, जो आप जहाँ पे स्टोर बनाए हैं, वो अच्छा हो, और वहाँ से ट्रैवलिंग करने में, मतलब उसको जो हम भेजेंगे एक जगह से दूसरे जगह हम लोग भेज सकते हैं। जो सस्ता हो, मतलब कि जो उसका दाम भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और देखिए, छठा है आपका जिससे जलाने पर विषैले पदार्थ उत्पन्न न हो, मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ न उत्पन्न हो जिससे कि हम लोग का शरीर में कोई भी इफेक्ट न पड़े। 7 पॉइंट है आपका जिसका ज्वलन ताप उपयुक्त हो, मतलब ज्वलन ताप भी आपका ठीक ठाक होना चाहिए जिससे कि वो जल्दी जलने लगे। और 8 पॉइंट है आपका विशिष्ट ऊष्मा अधिक हो, मतलब कि जो भी उसका विशिष्ट ऊष्मा है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इतना जो है आपका मेन पॉइंट था इस चैप्टर से रिलेटेड। और भी जो है आपके चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन था उसमें जो है वो चीज़ नहीं था, वो चीज़ हम यहाँ पे बताएं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट है आपका ऊर्जा के 3 विभिन्न रूप के लिखे। तो ऊर्जा का जो 3 विभिन्न रूप है वो क्या है? एलपीजी, कोयला या पेट्रोलियम। यहाँ पे स्रोत बोल रहा है कि कौन सा हो सकता है। जो एलपीजी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये आपका जो है वो ऊर्जा का जो है वो स्रोत है, जो कि आपका किस टाइप से होता है? एक होता है ठोस होता है ईंधन, एक द्रव होता है, एक गैस ईंधन होता है। तो इस सब में से आप कोई भी लिख दीजिए, यहाँ पे सिर्फ आपका स्रोत पूछ रहा है। अब देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, पवन ऊर्जा में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो पवन ऊर्जा में जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स क्या होता है कि
वह ऊर्जा जो कि आपका स्थितिज ऊर्जा जो कि आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है और गतिज ऊर्जा जो कि काइनेटिक एनर्जी होता है, दोनों का जो योग होता है, दोनों का जो मिलाने के बाद जो बनता है उसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अगर ऑप्शन के अंदर देख लीजिए कि अगर यांत्रिक ऊर्जा नहीं है उसके जगह आपका गतिज ऊर्जा है तो वहाँ पे आपका गतिज ऊर्जा आपका हो जाएगा, लेकिन जो है ये दोनों का मिक्सचर रहता है इसलिए हम लोग इसको यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। समझ गए। थर्ड देखिए, अगर यांत्रिक ऊर्जा नहीं हो यहाँ पे तब आप लोग वहाँ पे गतिज ऊर्जा अगर ऑप्शन है तो उसमें टिक कीजिए। थर्ड देखिए, थर्ड में है आपका पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवन की चाल लगभग कितनी होनी चाहिए, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ जो है वहाँ पे कितना होगा, मिनिमम जो होगा आपका उपयोग वो 15 किलोमीटर पर आवर से उसका स्पीड होना चाहिए, इससे जो है वो कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो चलेगा लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। अब देखिए चौथा पॉइंट है आपका जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं या अनवीकरणीय स्रोत। तो यहाँ पे एक जो है वो नया पॉइंट आया है, तो नवीकरणीय और नवीकरणीय। तो देखिए यहाँ पे हम समझा देते हैं जो शॉर्ट में। तो नवीकरणीय जो स्रोत होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि रीन्यूएबल एनर्जी, मतलब कि वो ऊर्जा जो कि खत्म नहीं होता और उसका जो भंडारण है वो हम लोग जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए सूर्य का ऊर्जा है, ये रोज़ आपका होगा, सौर ऊर्जा जल्दी मिल सकता है। पानी का ऊर्जा है वो ज़्यादातर रहता है क्योंकि हम लोग का जो क्या होता है वो जो जल चक्र के कारण वो चीज़ हम लोग का स्टोर रहता है। पवन ऊर्जा जो है वो भी आपका जो है वो मिल जाता है, बायोगैस से जो मिलता है, ये सब जो है वो आपका क्या हो गया, नवीकरणीय स्रोत। लेकिन और नवीकरणीय में हो गया आपका पेट्रोल डीजल हो गया, जो कि जिसका हम लोग का जो है वो बताए हैं ना अभी कि 60-65 साल लग जाता है उसका पृथ्वी के अंदर वो होने में, तो वो चीज़ हो गया आपका नवीकरणीय स्रोत। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है जीवाश्म ईंधन क्या आ गया, पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, घासलेट वगैरह आ गया। तो इस सब को बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 60-65 करोड़ वर्ष लग जाता है, मतलब 1-2 वर्ष नहीं, 60-65 करोड़, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका और नवीकरणीय। मतलब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जल विद्युत संयंत्र में जल को किस ऊर्जा का उपयोग टरबाइन को चलाकर विद्युत ऊर्जा करने में किया जाता है, मतलब विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्थितिज ऊर्जा। जब क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का जो होता है कि जब आप जो है वो पहाड़ से गिरते रहता है पानी या कहीं भी जहाँ से झील वगैरह से गिरता है तो उसमें जो उसका स्पीड होता है वहाँ पे नीचे टरबाइन लगा विद्युत ऊर्जा में उसको उत्पन्न करते हैं और हम लोग उसका जो है वो उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या गोबर गैस ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो हाँ, गोबर गैस ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। इसको हम लोग क्या है बहुत ही जितना अमाउंट में चाहे उतना अमाउंट में जो है लोग इसको फिर से रिन्यू कर सकते हैं। समझ गए। 7 देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, 2 विधियों के नाम लिखें जिनके द्वारा पानी का उपयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। तो जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नदी में बांध बनाते हैं, पानी को नीचे से जो है वो घेर कर जो है पहाड़ी पर पहले संचित करते हैं, फिर उसको जो है वो टरबाइन पे गिराते हैं। टरबाइन एक टाइप का जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपका पानी गिरता है तो वहाँ से उसका जो है वो उस एनर्जी को जो आपका पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग काइनेटिक में कन्वर्ट जो होता है फिर उसको जो है वहाँ से जो है वो विद्युत उत्पन्न होता है। और एक होता है जल वाष्प द्वारा विद्युत उत्पन्न, ये भी आपका बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े स्केल पे होता है जहाँ पे जल वाष्प किया जाता है, जो कि आपका जो कि समुद्र जो गर्म हो जाता है समुद्र का पानी जो सनलाइट में, तो फिर उसी का जो जल वाष्प होता है उसी से हम लोग जो है वो विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो इन सब के बारे में भी अभी डिटेल डिस्कशन होगा तो आप लोग को सारा समझ में आ जाएगा। जो अति लघुत्री है इसलिए आप लोग को यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहे हैं ये चीज़। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो जीवाश्म ईंधन की जो अंतिम स्रोत होगा वो चारकोल होगा। चारकोल क्या होता है, जो आपका जीवाश्म ईंधन का जो है वो अंतिम स्रोत है, मतलब ये बहुत ही अच्छा होता है चारकोल आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो बायोगैस जो होता है उसका मुख्य घटक होता है कि आपका मीथेन होता है। तो मीथेन का जो बायोगैस में जो होता है उसका गैस में वो 75% होता है, बाकी अदर गैस होता है, बाकी 75% आपका मीथेन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है कि बॉक्स प्रकार के सौर कुकर में ताप की सीमा क्या है जो वह 2 से 3 घंटे में प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 से 3 घंटे में प्राप्त करने के लिए आपका वहाँ पे ताप का जो सीमा होगा वो
100 डिग्री सेल्सियस से लेके आपका क्या है 140 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए वहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है, अवतल, उत्तल और समतल दर्पण में कौन सा दर्पण सौर कुकर में सबसे अधिक उपयुक्त होता है और क्यों होता है। तो इस सब का जो है वो हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो पढ़े थे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी में हम जो बताए थे कि क्यों होता है। तो इस सब के बारे में डिटेल में जानना है आपको तो फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे सारा कुछ बताएं कि यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे जो है इसमें अवतल दर्पण का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा जो है वो अनंत से इन्फिनिटी से जब आप क्या कीजिएगा, कोई भी चीज़ आ रहा है सूर्य का प्रतिबिंब, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, इन्फिनिटी से आपका फोकस पे ला सकते हैं। तो फोकस पे जानते हैं हम लोग, इसका डायग्राम भी बनाए थे, इन्फिनिटी से जो चीज़ आएगा अवतल दर्पण में वो उसका जो प्रतिबिंब है वो किस पे बनेगा, आपका जो है वो फोकस पे बनेगा। इसीलिए हम लोग सौर कुकर में क्या करते हैं कि अवतल दर्पण का हम लोग उसमें यूज करते हैं। समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है, सौर सेल ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलता है, ऊर्जा के दो रूप क्या हैं। तो सौर सेल जो हम लोग जानते हैं कि वो क्या करता है कि ऊष्मा के जो ऊर्जा होता है, जो हीट एनर्जी होता है, सनलाइट को क्या करता है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सोलर प्लेट जो होता है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि वो जो आपका सोलर सेल होता है, जो कि क्या होता है, जो सोलर प्लेट होता है जो आपका काला और उजला रंग का होता है। तो काला जो उसमें होता है वो बोरोन होता है और उजला क्या होता है, सिलिकॉन होता है। तो यही क्या करता है, आपका ऊष्मा ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में जो कन्वर्ट होता है उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो सौर ऊर्जा क्या करता है, ऊष्मा ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है, एक प्ररूपी जो सोलर सेल कितनी वोल्टता एवं कितना विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो एक जो सोलर सेल होगा वो आपका 0.5 वोल्ट से लेके 1 वोल्ट तक का जो है वहाँ पे वोल्टता, हम बताएं थे वोल्ट के बारे में क्या होता है, तो वो चीज़ वहाँ पे उत्पन्न करता है, तथा 0.7 वाट की विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। एक सोलर सेल का इतना जो है वो कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है, ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ईंधन से ऊर्जा को जो उत्पन्न किया जाता है उसका दहन द्वारा किया जाता है, मतलब उसको जलाते हैं हम, तब वहाँ से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, निकलता है। क्वेश्चन नंबर 15 में है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है। तो ग्रीन हाउस में जो उपयोग करते हैं गैस, जो ये क्या होता है, CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो इसका यूज हम लोग क्या करते हैं ग्रीन हाउस में। और इसके बाद CO2 जो है वो मेजर रूप से रहता है, बाकी और सारा कुछ रहता है आपका 2-3 गैस और भी यूज करते हैं। तो आप CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड लिख दीजिएगा, हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्ति की जा सकती है। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से हम लोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है, उस प्रक्रिया का नाम लिखें जिसके द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो सूर्य जो अपनी ऊर्जा उत्पन्न करती है उसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यदि वायुमंडल की ऊपरी परत 100 जूल और सौर ऊर्जा प्राप्त करता है तो इसमें कितनी ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। तो 100 जूल होगा अगर वायुमंडल में, तो पृथ्वी तक पहुंचने में जो है वो आपका 47 जूल अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे हम बता रहे हैं कि 47 जूल आपका वहाँ पे पृथ्वी पे पहुँचेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में है, उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन। तो जब आपका हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। लेकिन अगर निम्न ताप होता है तब वहाँ पे आपका जो है वो नाभिकीय विखंडन वगैरह करते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। अब देखिए लघु उत्तरीय आपका खत्म हुआ, यहाँ पे लघु उत्तरीय क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है आपका यहाँ पे, ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है। फर्स्ट में तो ऊर्जा का अच्छा स्रोत है आपका जो प्रति इकाई आयतन एवं द्रव्यमान, जो उसका वॉल्यूम होगा और मास होगा, तो उस पे जो कार्य करने की विशाल जो है वो मात्रा दे। मतलब कि जो उसका वॉल्यूम और मास जो है वो कम होने पे जो है वो प्रति इकाई पे, प्रति यूनिट पे कितना आपका वहाँ पे विशाल मात्रा में वहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए जो है जो सुलभ हो, सुलभ का मतलब क्या होगा, जो कि आपका आसानी से उपलब्ध हो जाए। और क्या है आपका जो है उसका भंडारण एवं परिवहन आसानी से किया जा सकता है। और फोर्थ पॉइंट है आपका यहाँ पे जो कि सस्ता हो, आपका इजीली अवेलेबल हो जाए कहीं भी और बहुत कम रेट में उसका जो प्राइस हो वो चीपेस्ट हो।
तो फर्स्ट हो गया आपका ये। इसके बारे में जो है अभी बताए थे सारा जो है वो, इससे ज़्यादा पॉइंट हो अगर दीर्घ उत्तर ये में है तो जो हम फर्स्ट में अभी बताए हैं जो मेन पॉइंट में, वो चीज़ आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप लोग जो है वो इसको ईजिली लेके खुद से पढ़ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि आपका अच्छा ईंधन क्या है। अच्छा ईंधन क्या होता है? जो कि जलाने पर अधिक ऊष्मा दे, आसानी से उपलब्ध हो, जो धुआं कम करे और जिसका भंडारण परिवहन आसानी हो, जिससे जलाने पर विषैले गैस उत्पन्न न हो और जिसका ताप उपयुक्त हो, मतलब कि जिसका जो ज्वलन ताप जो हो जिसका वो कम हो। तो वहाँ पे क्या होगा, जब कम रहेगा तो वो जल्दी जल जाएगा, है ना। और देखिए जिसका विशिष्ट ऊष्मा अधिक हो, जो उसका ऊष्मा देने का पावर है वो कम यूनिट में ही ज़्यादा दे, तो वो क्या हो जाएगा, अच्छा ईंधन का हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा ईंधन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका कौन सी ऊर्जा भोजन को गर्म करने के लिए काम में लिया जाता है और क्यों लिया जाता है? तो अभी हम लोग जो यूज करते हैं जो ऊर्जा का स्रोत जिसको बोलते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, भोजन को गर्म करने के लिए करते हैं। और क्योंकि ये सुलभ, सस्ता एवं आसान होता है। आप लोग जानते हैं कि जो आपका एलपीजी गैस होता है ये आप लोग का कहीं भी अवेलेबल है, अब जहाँ पे जाइए वहाँ पे अवेलेबल है, और इसका जो रेट होता है वो भी सही होता है, और जो कि आसानी से उसका ट्रेवल एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने में भी ये आसान होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, जीवाश्म ईंधन के अलाभ मतलब कि हानि, डिसएडवांटेज क्या है जो कि जीवाश्म ईंधन का है। ये आपका बहुत अच्छा टॉपिक है कि जीवाश्म ईंधन का जो है वो डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, जो कि हम लोग देख लीजिए। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, और नवीकरणीय स्रोत है। और नवीकरणीय स्रोत का मतलब हो गया कि जो कि हम लोग को जल्दी उपलब्ध न हो, जिसका जो है वो सीमा सीमित हो, मतलब कि जो कि हम लोग रोजाना उपयोग करते हैं ना, पेट्रोल का, कोयला का, तो ये सब पृथ्वी के गहराई से लाते हैं हम लोग। तो क्या होता है, इसका जो है वो सीमा जो सीमित है, तो इसका उपयोग हम लोग को क्या करना चाहिए, वो जितना ही उपयोग हो उतना ही करना चाहिए। अब देखिए बी में है यहाँ पे, पेट्रोलियम कोयला का उत्पादन जलाने के लिए करते हैं, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। हम लोग जानते हैं कि जो एयर पॉल्यूशन होता है वो इसी के कारण होता है। कोयला और पेट्रोलियम को जलाइएगा तो वहाँ से एयर पोल्यूशन होगा, जिसके कारण हम लोग के हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। का उत्पादन से अम्लीय वर्षा होती है, जो कि हमारे पानी और भूमि जो है वो संपत्ति को हानि पहुंचाती है। अम्लीय वर्षा आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा कि अम्लीय वर्षा में जो क्या होता है, जो H2SO4 का जो है वो मात्रा ज़्यादा रहता है, जिसके कारण वहाँ पे जो भी आपका गिरेगा, अगर आपके बॉडी पे भी गिरता है तो वहाँ पे जो स्किन डिजीज होने का खतरा है। इसलिए हम लोग का जो फर्स्ट पानी जो होता है, फर्स्ट बार बारिश होता है, तो इसलिए बोला जाता है कि फर्स्ट बारिश में बाहर में नहीं नहाना चाहिए, इसीलिए क्योंकि वो ज़्यादातर क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। और अगर ये आपके पेड़ पौधे पे भी गिरता है तो वहाँ पे क्या होता है, उसका जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो आपका रुक जाता है। तो ये चीज़ है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में। तो जीवाश्म ईंधन का जितना आपका कम से कम यूज हो सके उतना कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजते हैं। तो वैकल्पिक स्रोत खोजने के लिए आपको क्या करना होगा, जीवाश्म ईंधन का और नवीकरणीय स्रोत है जो कि समाप्त होना निश्चित है। हम लोग जानते हैं कि कोयला और जो आपका पेट्रोलियम है, तो ये जितना भी आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसके कारण क्या होगा, सबका उपयोग बढ़ेगा, सब बाइक यूज करेंगे, उसमें पेट्रोल वगैरह का यूज होगा, तो क्या होगा, ये आपका समाप्त हो जाएगा एक टाइम के बाद। क्योंकि इसमें क्या होगा, भविष्य में ऊर्जा संकट जो है वो बचने के लिए ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत खोज किया जाता है। समझ गए, इसके बदले हम लोग कौन सा चीज़ यूज कर सकते हैं, इसलिए अब आ गया है CNG या जो आपका बैटरी होता है, सेल होता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी अब जो है वो आपका कार, बाइक सब कुछ आपका चलेगा। तो इसी को वैकल्पिक स्रोत बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है, पवन और जल से प्राप्त ऊर्जा की परंपरागत उपयोग में किस प्रकार का सुधार हमारी सुविधा के लिए किया जाता है। तो पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा से जो आपका हम लोग परंपरागत उपयोग में जो करते हैं वो क्या होना चाहिए, कम मात्रा में प्राप्त किया जाता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सुविधा आवश्यक है, जिससे आप अधिक से अधिक पवन चक्की लगाकर ऊर्जा का प्राप्त किया जा सके। और पहाड़ी पर संचित जल, नदी से लगातार प्रवाहित जल का उपयोग, जो कि आपका हाइड्रो पावर प्लांट कहा जाता है, जिसको हाइड्रो पावर प्लांट है, जो हम लोग पहाड़ी पे जो संचित जल है उसको गिराते हैं, तो क्या होता है, गिरते हुए जो जल है उसको क्या करता है, गतिज ऊर्जा से, जो आपका जब गिराइएगा पहाड़ से पानी नीचे की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, मतलब गतिज ऊर्जा होगा।
तो वहाँ पे हम लोग टरबाइन लगा कर जो यूज करते हैं, क्या करते हैं, वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, मतलब कि वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जिसको हम लोग जल विद्युत करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। समझ गए? तो ये क्या होता है आपका, इसमें कोई भी आपका प्रदूषण नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे जो टरबाइन लगाएंगे तो उसी सब में जो थोड़ा सा खर्च आएगा, बाकी क्या होगा, यहाँ पे कोई भी प्रदूषण नहीं होगा। तो इसलिए इसका लगातार अधिक से अधिक उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सके। समझ गए? क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ऊर्जा जो महासागर से प्राप्त की जा सकती है उसकी सीमाएं, मतलब महासागर से जो हम लोग प्राप्त करते हैं उसकी लिमिटेशन क्या होता है। तो महासागर जो आपका ओशियन होता है उसमें क्या होता है कि उसकी कुछ सीमाएं होती है, जैसे ज्वारीय ऊर्जा। पहले हम इसका मतलब समझा देते हैं, ज्वारीय ऊर्जा होता है क्या है। तो ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है कि जब आप देखते होइएगा जो समुद्र में क्या होता है, जो जल है उसका स्तर क्या होता है, कभी बढ़ता है और क्या होता है, कभी घटता है। तो बढ़ने और घटने से जो वहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होता है। समझ गए? इसी को हम लोग ज्वार भाटा करते हैं। तो इसको जो है वहाँ से जब विद्युत निकालने के लिए हम लोग बांध के द्वारा क्या करते हैं, यहाँ पे टरबाइन लगा के वहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। मेन है, लेकिन हमको यहाँ पे उस टॉपिक पे नहीं बात करना है, यहाँ पे उसका जो है वो हमको लिमिटेशन पूछ रहा है, मतलब सीमाएं पूछ रहा है। तो देखिए ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, सागर में उत्पन्न उच्च और निम्न ज्वार के संकीर्ण जो है वो मुख्य आड़े बांध बनाकर ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। मतलब यहाँ पे टरबाइन लगा के ज्वारीय ऊर्जा वहाँ से प्राप्त करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। समझ गए? इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टाइडल एनर्जी बोलते हैं। ज्वारीय ऊर्जा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टाइडल एनर्जी। अब देखिए सेकंड है आपका कि देखिए यहाँ पे हम इंग्लिश इसलिए बता देते हैं क्योंकि कहीं कहीं आपका जो है वो ज्वारीय ऊर्जा की जगह लिख देगा टाइडल एनर्जी क्या है, हिंदी में लिख देगा, तो फिर आपको वो चीज़ समझना जरूरी है। समझ गए? सेकंड देखिए तरंग ऊर्जा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेव एनर्जी। समझ गए? तो वेव एनर्जी का जो काम है ये क्या होता है, जो समुद्र का जो सतह होता है, इसका सतह होता है नीचे वाला पार्ट, उसमें जो है वो विद्युत तरंग ऊर्जा को विद्युत शक्ति में परिवर्तन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। नीचे से क्या होता है, पानी का जो वेव होता है उससे हम लोग उत्पन्न करते हैं। और इसको देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, सागर के निकट विशाल तरंग द्वारा अधिकृत गति, जो अधिकृत गति का जो उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव एनर्जी बोलते हैं। समझ गए? वेव एनर्जी। थर्ड देखिए, थर्ड है आपका महासागरीय तापीय ऊर्जा। मतलब कि क्या होगा, महासागरीय तापीय ऊर्जा संयंत्र द्वारा पानी 2 किलोमीटर की गहराई तक पानी का जो ताप है उसका 20 डिग्री सेल्सियस से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। पानी का जो आपका गहराई है वो 2 किलोमीटर की गहराई से जो उसका टेम्परेचर होगा वो क्या होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस का उसमें अंतर हो जाना चाहिए। तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, OTEC भी बोलते हैं। OTEC का मतलब क्या हो गया, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, मतलब कि सागरीय ताप ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र। समझ गए? जिसको OTEC भी बोला जाता है। तो उतना डीप हम लोग को नहीं जाना है, सिर्फ ये पता होना चाहिए आपका कि ये 2 किलोमीटर की गहराई में पानी का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 डिग्री सेल्सियस का दोनों के बीच डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। समझ गए? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, भू उष्मीय ऊर्जा क्या है। यही आपका कहीं कहीं लिखा रहेगा भूतापीय ऊर्जा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोथर्मल पावर भी कहते हैं, जियोथर्मल पावर। देखिए यहाँ पे क्या होता है, चट्टानों के बीच फंसी भाप को एक पाइप से होकर बाहर स्थित टरबाइन चलाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिसको हम भूगर्भ में छिपी इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, भू उष्मीय ऊर्जा। यहाँ पे क्या होता है, जब पहाड़ होता है उसके बीच में जो आपका गैस भाप बन जाता है उसी को हम लोग टरबाइन के उपयोग से वहाँ से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं भू उष्मीय ऊर्जा, या आपको कहीं कहीं यहाँ पे लिखा रहेगा भूतापीय ऊर्जा। यहाँ पे समझ गए भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, इसी से मतलब समझ लीजिए। भू का मतलब क्या हो गया आपका, भू का मतलब हो गया आपका पृथ्वी, है ना। भू का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। और यहाँ पे उष्मीय है, उष्मीय का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर हो गया। मतलब जो आपका पृथ्वी का जो टेम्परेचर होगा उससे हम लोग जो ऊर्जा का उत्पादन करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भू उष्मीय ऊर्जा। समझ गए? बेसिक है, आप लोग को याद हो गया होगा। कोई भी चीज़ याद करने से पहले समझ लीजिए, तो आपको याद करने का वहाँ पे कोई उतना ज़रूरी नहीं होगा। अब देखिए नाभिकीय ऊर्जा के लाभ
क्या है। तो नाभिकीय ऊर्जा का लाभ आपको बताया है कि जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी होता है, इसमें जो उसका क्या होता है, ऊर्जा से अधिक ऊष्मा एवं ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। इसका सभी जगह संयंत्र लगाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि आपका ये कहीं भी लगा के वहाँ पे विद्युत ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। और आपका थर्ड पॉइंट है यूरेनियम एक परमाणु विखंडन, कोयला से कार्बन के एक परमाणु के दहन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का 1 करोड़ गुना ऊर्जा उत्पादन करता है। यूरेनियम जो होता है उसका एक परमाणु का अगर विखंडन कीजिएगा ना, तो कोयला का जो है वो आपका 1 करोड़ गुना जितना ऊर्जा वहाँ पे होगा उतना आपका एक जो है वो परमाणु का विखंडन से यूरेनियम आपको दे देगा। तो इसीलिए यूरेनियम का जो है वो जो आपका परमाणु विखंडन होता है उसमें यूरेनियम का जो है वो यूज किया जाता है, क्योंकि उसका जो पावर होता है वो आपका कोयला के 1 करोड़ को कीजिएगा तो उसका 1 यूनिट के बराबर होगा, 1 परमाणु के बराबर होगा। और चौथा देखिए यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा से परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्या ऊर्जा का कोई स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों और क्यों नहीं। मतलब हो सकता है तो क्यों हो सकता है, और नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है। मतलब देख लीजिए, ऊर्जा का जो स्रोत है, कोई भी स्रोत है, वो प्रदूषण मुक्त नहीं है, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रदूषण है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जो आपका भू ऊष्मीय ऊर्जा होता है और पवन ऊर्जा होता है, हम अभी बताए हैं दोनों, उसमें क्या होता है कि जो आपका जो मशीन का यूज होता है उसी से जो कुछ प्रदूषण निकलता है वही, बाकी वो भी पूर्णतः क्या है आपका जो है वो प्रदूषण मुक्त नहीं है। समझ गए, कोई भी ऊर्जा आपका प्रदूषण मुक्त नहीं है, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रदूषण आपका होते रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऊर्जा के ऐसे स्रोत के नाम लिखिए जिनसे आप नवीकरणीय होना सोचते हैं और अपने चुनाव के कारण दे। मतलब यहाँ पे आपका पॉइंट बताना है कि ऊर्जा का जो 2 नवीकरणीय स्रोत है, जो कि जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा हम लिए हैं, और सौर ऊर्जा, क्योंकि जल चक्र द्वारा हमेशा स्थिर बना रहता है। इसी प्रकार सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा पर आधारित है। यह ऊर्जा सस्ता एवं प्रदूषण मुक्त होता है। इस कारण ऊर्जा के इस नवीकरणीय स्रोत का चुनाव किया जाता है। हम लोग बताएं ना, जो नवीकरणीय स्रोत का मतलब क्या होता है, जो कि आपका जो है वो पूर्णतः बनते रहे। जैसे आपका सनलाइट है, वो रोज आता है ना, सनलाइट से जो हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं वो रोज हम लोग कर सकते हैं। और क्या है, जो आपका जल का उपयोग करते हैं, जो हम बताए थे टरबाइन द्वारा करते हैं, जो कि आपका पहाड़ी पे जल है उसको नीचे गिरा के, तो वो भी क्या होता है, जल चक्र जो होता है उससे, जल चक्र के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ये चीज़ था आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 में बोल रहा है कि ऊर्जा के ऐसे 2 स्रोत के नाम लिखे जिससे आप समाप्त होने वाला समझते हैं और अपने चुनाव लिखे। तो ऊर्जा का जो स्रोत है हम बताएं, और नवीकरणीय के अंदर जो आता है कोयला और पेट्रोलियम, जिनसे हम समाप्त होना समझते हैं कि आज नहीं तो कल वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इससे बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। 60 से लेके 65 वर्ष तक लग जाता है इसका जो है वो मैन्युफैक्चर होने में, बनने में। तो इसका उपयोग जो है वो, तो इसका उपयोग होने पर पुनः इसका चक्रण नहीं किया जा सकता, फिर भी यह सर्व सुलभ होने के कारण इसका उपयोग किया जाता है। जो आपका बाइक चलाते हैं या कुछ भी कार चलाते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो पेट्रोल या डीजल का उपयोग किया जाता है, कोयला का उपयोग किया जाता है, इसलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। लेकिन इसका जो उपयोग है वो आप लोग इतना ही कीजिए कि आपका जो है वो बना रहे, वो मेंटेन रहे, कि होना चाहिए कि इसका जो है वो फालतू यूज नहीं करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में क्या है, सौर ऊर्जा के उपयोग और अलाभ मतलब हानि क्या है। ऐसे स्थान है जहां सौर ऊर्जा सीमित उपयोगिता होगी। मतलब कि सौर कुकर का जो हम लोग यूज करते हैं, ये क्या होता है, सस्ता होता है। कुकर ईंधन जो एलपीजी का कोई भी खपत नहीं होता है, जो हम लोग गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका कोई उपयोग नहीं होता है यहाँ पे। और ये धुआं उत्पन्न नहीं करता है, तो धुआं उत्पन्न नहीं होगा तो वहाँ पे एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये भी एक आपका फ़ायदा है। और क्या होता है कि एक स्थान पे कई बर्तन लगाकर इसमें जो है वो खाद्य पदार्थ बना सकते हैं। मतलब सौर कुकर के अंदर क्या है, आप उसी में आपका जो भी बनाना है उसमें जो है उसमें जितना भी आप बर्तन लगा दीजिए और उससे वहाँ पे सारा खाना आपका वहाँ पे बन जाएगा। तो सौर कुकर का ये आपका लाभ है। और इसका हानि देखिए, सौर कुकर का उपयोग सिर्फ दिन में किया जा सकता है। तो सौर कुकर का ये आपका जो है वो एक हानि हो गया कि दिन ही में कर सकते हैं, रात में आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। और देखिए इसका जो उपयोग है सिर्फ
जलवायु वाले क्षेत्रों में किया जा सकता है। मतलब कि जहाँ पे ठंडा होगा वहाँ पे क्या होगा, जो सूर्य का रोशनी है वो बहुत कम निकलेगा, तो वहाँ पे ये चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है कि सौर कुकर का आप लोग उपयोग कीजिए। वहाँ पे जो है वो सनलाइट आएगा ही नहीं उतना टेम्परेचर से। अब देखिए, जाड़े एवं बादल वाले दिनों में भोजन पकाने में अधिक समय लेता है। और क्या है, डीप एंड सूर्य रोटी पकाने एवं भोजन को तलने में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ध्रुवीय क्षेत्र, ठंडा एवं ऊंचा क्षेत्र में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। आप रोटी नहीं पका सकते और कोई भी चीज़ आपको फ्राई करना है वहाँ पे तो वो चीज़ नहीं कर सकते। बाकी आपका जो चावल दाल इस सब से रिलेटेड जो चीज़ आपको बॉयल करना हो, बॉयल करने से जो बनता है उसका आप लोग यूज कर सकते हैं सॉरी कुकर में। समझ गए इसका जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ऊर्जा की बढ़ती मांग पर्यावरण परिणाम क्या है, ऊर्जा खपत कम करने के लिए आपके सुझाव क्या हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मांग जो बढ़ेगा आपका इसका, तो इस पे पर्यावरण पे इसका बुरा असर होगा। मतलब कि आपका यहाँ पे बैड इफेक्ट होगा, जो कि क्या होगा, ऊर्जा का संकट उत्पन्न होगा इसके अधिकाधिक उपयोग से। मतलब कि इसका जो आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिएगा तो वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ेगा। जो आप बाइक चलाते हैं तो वहाँ से क्या होता है, पीछे आपका जो धुआं निकलता है उससे आपका एयर पोल्यूशन होगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका जो है वो वायुमंडल प्रदूषित होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि ऊर्जा का खपत कम करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक होगा। जो आपका पॉपुलेशन है, मतलब जो इंडिया का पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबको बाइक चाहिए, सबको कार चाहिए, लेकिन जो आपका पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम यूज करते हैं उसके अंदर, या डीजल यूज करते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे जो भी चीज़ यूज करते हैं तो उससे कुछ भी आपका धुआं निकलता है, जिससे क्या होता है कि वायुमंडल प्रदूषित होता है। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जनसंख्या जो है वो उस पर नियंत्रण होगा, तो बहुत कम लोग होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, सारा कुछ अच्छे ढंग से होगा। समझ गए। तो इस चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना है कि जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए। और क्या है, और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग जो है वो नित्यानित ढंग से किया जाना चाहिए। मतलब कि जो भी आप और नवीकरणीय स्रोत है, कोयला पेट्रोलियम जो भी है, तो उसका जो उपयोग हम लोग करते हैं, तो इसका जो उपयोग है वो जितना ही हम लोग का यूज होना चाहिए उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा जो है वो आप बर्बाद नहीं कीजिए। ये नहीं कि आपके पास बोलिएगा कि ज़्यादा पैसा है तो हम लोग जितना होगा उतना बाइक चलाएंगे, वो नहीं। बाइक जो है वो भी जितना आपका ज़रूरी है उतना चलाइए, बाकी जो है वो आप उसको बचाइए। ये आप जो है वो इन्वायरमेंट में जो आप जहाँ पे रहते हैं उसके लिए जो है वो आपका एक छोटा सा योगदान होगा। मतलब ये चीज़ आप लोग कीजिएगा तो वो सेव होगा, तो आगे चल के जो है ये चीज़ आपका जो है वो जो ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू रहेगा। मतलब कि ज़्यादा दिन तक आप लोग इस सब चीज़ का यूज कर सकते हैं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में आपका शारीरिक कार्यों को करने के लिए विभिन्न विद्युत साधित्रों को चलाने के लिए, भोजन पकाने अथवा वाहन चलाने के लिए किस प्रकार ऊर्जाओं का आवश्यक होता है। मतलब कि शारीरिक ऊर्जा करने के लिए मांसपेशीय ऊर्जा, जो आपका मसल्स जो एनर्जी है आपका बॉडी के अंदर, उसमें क्या होता है, विभिन्न साधित्रों को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा, भोजन पकाने एवं वाहनों को चलाने के लिए रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझ गए। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बताना था किस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है कि बायोगैस का संयंत्र बनावट कार्यविधि लिखें। मतलब कि बायोगैस जो है वो किस तरीके से आपका बनता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे। तो बायोगैस का जो संयंत्र होता है, जो बनावट होता है, उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यह एक संयंत्र ईंटों से बना गुंबद होता है, एक संरचना होता है जिसमें गोबर और पानी का जो गाढ़ा, जो स्लरी बनाते हैं उसका मिश्रण बनाते हैं, गोबर और पानी का, और क्या करते हैं, इस मिश्रण को टंकी में बनाया जाता है जहाँ से वह पाचित्र हो। मतलब वहाँ पे क्या होता है, एक डाइजेस्टर होता है। समझ गए। और क्या करता है, पाचित्र जो है वो ऑक्सीजन नहीं रहने देता है। मतलब जो आप लोग यूज करते होइएगा, मान के चलिए हम बता रहे हैं यहाँ कि जो वो होता है आपका सिरिंज होता है जिससे सुई दिया जाता है, उसमें क्या होता है, एक डाइजेस्टर लगा होता है। उसी टाइप का क्या होता है कि जो उसके अंदर ऑक्सीजन है उसको पहले निकालते हैं ना, फिर जो सुई लगाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पाचित्र या डाइजेस्टर, जिसका क्या उपयोग क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहने देता है, जिससे जो अनॉक्सिक सूक्ष्म जीवाणु जो गोबर में गाढ़ा जटिल यौगिक में विघटित करता है, तब इससे मीथेन, CO2, हाइड्रोजन और क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैस उत्पन्न होती है यहाँ पे। तो क्या करते हैं, इसका जो है वो बायोगैस को जिसमें कि 75% मीथेन होता है, गैस की टंकी में जमा किया जाता है, और इसके उपयोग जो है वो विभिन्न
द्वारा भेजी जाती है। इसका उपयोग रोशनी प्राप्त करने में या खाना बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और जो इसका जो जलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ताप और ऊर्जा मिलती है। चूँकि जो इसका उपयोगी जो आपका जैविक प्रक्रिया करते हैं, बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है, समझ गए। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो क्या करते हैं, इसके लिए हम जैविक गैस जो बायोगैस होता है, जिसमें कि क्या होता है, मीथेन गैस बायोगैस का क्या होता है, आपका मुख्य घटक होता है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, महासागर विभिन्न गहराइयों पर तापों में अंतर का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए कैसे किया जा सकता है, वर्णन करें। अभी बताए थे ना, जो ज्वारीय ऊर्जा का यूज करते हैं हम लोग, जो तरंग ऊर्जा होता है, तो यहाँ पे तरंग ऊर्जा के बारे में बात करना है। तो तरंग ऊर्जा का जो है वो किस तरीके से होता है, क्या होता है, महासागर का जो ऊपरी परत जो ताप है वो अधिक होता है, और जो गहराई होता है वो क्या होता है, वहाँ पे कम होता है। इस ताप के अंतर का उपयोग महासागरीय तापीय ऊर्जा में परिवर्तन संयंत्र द्वारा जो है वो ऊर्जा का क्या होता है, परिवर्तन करते हैं। जब सतह पर पानी क्या है, 2 किलोमीटर की गहराई तक पानी के बीच का ताप क्या होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। हम बताएं कि उसके बीच का जो है वो 2 किलोमीटर का गहराई होगा और 20 डिग्री सेल्सियस पे वो होना चाहिए, समझ गए। और उससे अधिक होता है, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस मिनिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है। और क्या होगा, यह संयंत्र का काम करता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, उसको गर्म सतह पे पानी उबालकर जो है वो अमोनिया होता है NH3 जैसे वाष्पशील द्रव, जो आपका अमोनिया होता है उसको वाष्पशील द्रव में उबालकर किया जाता है। द्रव के वाष्पन का उपयोग जनित्र के जो वहाँ पे जो टरबाइन लगा होता है उसको चलाकर क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। और महासागर की गहराई से ठंडे पानी को क्या करिएगा, जब ऊपर लाइएगा पंप से, तो क्या होगा कि इसका जो है वो जब ठंडा और गर्म वहाँ पे मिलेगा, है ना, तो वहाँ पे एक वाष्प होगा, है ना, फिर यही वाष्प आपका जो है वो यूज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रकार से महासागर तापीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। हम बताएं कि वाष्पीय ऊर्जा होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब ऊपर का जो पानी है वो गर्म होगा, नीचे का पानी ठंडा होगा। जब ये पानी गर्म और ये पानी ठंडा होगा तो क्या कीजिएगा, नीचे का पानी को जब ऊपर लाइएगा तो ये पानी अगर गर्म है तो यहाँ पे क्या होगा, वाष्प उत्पन्न होगा। उसी वाष्प में जो हम लोग क्या करते हैं, जो उपकरण लगाकर उसका यूज कर लेते हैं वो विद्युत उत्पन्न करने के लिए, समझ गए। आपका जो है वो इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, समझ लीजिए इसको। इतना लिखने से अच्छा है कि आप इसको समझ लीजिए, तो आपका इजीली आप अपने ढंग से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में है आपका, समझाइए कि कैसे जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। जल ऊर्जा के 2 लाभ भी लिखें। जो आपका जो वाटर एनर्जी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं जिस विधि का, उसको क्या बोलते हैं हम, जल शक्ति संयंत्र, जिसको हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। और इससे जो ऊर्जा निकलता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत बोलते हैं, समझ गए। तो इसका यहाँ पे बताना है कि कैसे होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब बहते हुए पानी को रोकते हैं, मतलब कि मान के चलिए हम बताए थे विद्युत धारा वाले चैप्टर में भी कि अगर आपका कोई भी चीज़ जा रहा है, अगर उसको रोकिएगा तो वहाँ पे क्या होगा, करंट उत्पन्न होगा। जो आपका क्या करते थे वहाँ पे विद्युत धारा में, हम लोग वोल्टेज को भेजते थे और रेसिस्टेंस वहाँ से टकराता था, तो वहाँ से क्या होता था, विद्युत धारा उत्पन्न होता था। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि बहते हुए पानी को रोकने के लिए पहाड़ी पर संयंत्र जल को ऊपर से नीचे बड़े बड़े जनित्र से या टरबाइन को चलाया जाता है। जो आपका जनरेटर होता है और टरबाइन को क्या करते हैं, चलाते हैं, जिससे क्या होता है, जो स्थितिज ऊर्जा है, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है, उसको क्या करते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। बताए हैं कि पहाड़ इस तरीके से मान के चलिए, यहाँ से पानी नीचे गिर रहा है, पानी जब नीचे आएगा तो ये क्या है, गतिज ऊर्जा यहाँ पे स्थिर था। लेकिन जब आप यहाँ से इसको फेंके हैं नीचे, देखिए अब यहाँ से नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो यहाँ पे कुछ इसका काइनेटिक एनर्जी होगा, जो इसका गतिज ऊर्जा होगा, है ना, तो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होगा। और नीचे यहाँ पे जो टरबाइन लगा दिया जाता है, जिसका उपयोग हम लोग क्या कर लेते हैं, टरबाइन लगाने से क्या होता है, गतिज ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। हम बताएं कि जो भी ऊर्जा होता है वो नष्ट नहीं होता, वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। तो वो क्या होता है, गतिज ऊर्जा आपका विद्युत ऊर्जा में होता है। पहले क्या होता है, ये स्थितिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा को हम लोग गतिज में कन्वर्ट करते हैं और ये गतिज ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। 3 प्रोसेस में ये काम चलता है ना। अब देखिए ये होता है जल ऊर्जा के आपका लाभ बोला है।
तो जल ऊर्जा का ये लाभ होता है कि ये नवीकरणीय स्रोत है और प्रदूषण मुक्त है। इसमें प्रदूषण क्या होगा, जो आपका जनरेटर चलेगा और जो टरबाइन चलेगा उसी से जो प्रदूषण आएगा वही होगा, बाकी तो यहाँ पे प्रदूषण कुछ नहीं होगा। और नवीकरणीय स्रोत है, जितना चाहे उतना हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। देखिए सेकेंड पॉइंट है आपका, जल विद्युत संयंत्र के लिए बनाए गए बांध का नियंत्रण और सिंचाई में भी सहायता होता है। जब बांध बनाते हैं तो बाढ़ उठ आता है तो हम लोग बच सकते हैं वहाँ से, और उसका उपयोग सिंचाई में भी किया जाता है। और क्या होता है थर्ड पॉइंट, कि जल विद्युत उत्पादन का जो कीमत होता है वो आपका बहुत ही कम में जो है वो आपका जनरेटर और टरबाइन का जो खर्च आता है वही आता है कि सारा आप इजीली उसका उपयोग कर सकते हैं, समझ गए। तो ये आपका जो बिजली यहाँ से उत्पादित किया जाता है और ये प्रदूषण मुक्त होता है। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था और आप लोग का ये क्वेश्चन बहुत टाइम्स पूछा जा चुका है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, पवन तरंग एवं ज्वार ऊर्जा का जो है वो निष्कर्ष यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। तो पवन ऊर्जा का यहाँ पे सीमाएं बताना है, तो उसका लिमिटेशन। तो पवन ऊर्जा का क्या होता है, जो फॉर्म स्थापना हेतु अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। तो आपका जो यहाँ पे इसका फॉर्म होता है, मतलब एक फार्म बनता है, जैसे आपका मुर्गी पालन या किसी चीज़ के बनाते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे जो होता है वो जल, जो पवन ऊर्जा के लिए एक जगह आपका स्पेस होना चाहिए। और क्या होता है कि ऊर्जा का जो उत्पन्न हो सकता है वो हवा का जो स्पीड होना चाहिए वो 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक होना चाहिए। मिनिमम आपका 15 किलोमीटर होना आवश्यक है। और सी पॉइंट है आपका कि हवा के तेज गति के कारण वो टूट फूट और नुकसान की संभावनाएं अधिक होती है। जब अगर हवा का स्पीड बहुत ही ज़्यादा होगा तो जो भी आप वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो आपका टूटने का ये समस्या होता है। तो ये आपका क्या था, इसका जो है वो पवन ऊर्जा की लिमिटेशन था। अब देखिए तरंग ऊर्जा की लिमिटेशन बोल रहा है, जो आपका वेव एनर्जी होता है उसका लिमिटेशन क्या होता है। ए पॉइंट में है, ऊर्जा तरंग जो है वो तभी प्राप्त की जा सकती है जब तरंगे प्रबल हो, मतलब कि जो वेव का जो वो होना चाहिए, इंटेंसिटी होना चाहिए, वो प्रबल होना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, तब वहाँ पे आप उस चीज़ को कर सकते हैं। और बी में है यहाँ पे समय और स्थिति दोनों उपयुक्त होना चाहिए, तब जाके वहाँ पे जो है वो तरंग ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन, ज्वार ऊर्जा की सीमाएं, जिसमें ए पॉइंट है, ज्वार भाटा के कारण सागर की लहरें का चढ़ना और गिरना चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एवं पृथ्वी की घूर्णी गति के कारण होता है। जो कि आपका क्या होता है, देखिए जो ज्वार भाटा होता है वो आपका जो मून है वहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, और पृथ्वी जो आपका जानते हैं कि आप लोग बचपन से पृथ्वी घूमता है, तो वहाँ पे जो इसका रोटेशन होता है और वहाँ पे जो ग्रेविटेशन खिंचाव होता है, जिसके कारण क्या होता है, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। और बी पॉइंट में तरंगों की ऊंचाई और बांध बनाने के लिए इसका जो है वो प्रमुख परिसीमाएं हैं, समझ गए। तो इस सब के लिए जो आपका ये सारा लिमिटेशन था आपका इसके लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका ये बहुत बार बोर्ड के अंदर में भी आपका पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का प्रत्यक्ष रूप में सूर्य की तुलना करे, मतलब सौर ऊर्जा की जो है उसका तुलना करना है, मतलब डिफरेंस बताना है। तो देखिए जीवाश्म ईंधन आप इस तरीके से लिख दीजिए, एक साइड लिख लीजिए सौर ऊर्जा, और दोनों के बीच में एक आपका लाइन यहाँ पे खींच लीजिए। ये चीज़ आपका यहाँ पे इसलिए दिए हैं कि आपका जो इंप्रेशन होता है ये आपका अच्छा बनता है। इसी चीज़ को लिखने से पहले आप यहाँ पे लिख लीजिएगा जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा का जो है वो डिफरेंस, मतलब सौर ऊर्जा में जो है वो अंतर या तुलना लिख सकते हैं। अब देखिए जीवाश्म ईंधन क्या होता है कि ये एक और नवीकरणीय स्रोत है, जो कि क्या होता है और नवीकरणीय स्रोत, जिसका जो है वो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, उसको क्या बोलेंगे हम, और नवीकरणीय स्रोत। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, घासलेट हो गया, जो केरोसिन हो गया, ये सब चीज़ आ गया इसके अंदर। और क्या होता है इसमें, क्या होता है ये सौर ऊर्जा में ये नवीकरणीय है, मतलब जो आपका सूर्य का रोशनी है ये नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब जो चीज़ आपका आसानी से उपलब्ध हो जाए, समझ गए, रीन्यूएबल हो, मतलब कि इसके अंदर आ गया आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा होता है, ज्वारीय ऊर्जा होता है, बायोगैस होता है, समझ गए, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, रीन्यू कर सकते हैं, समझ गए। जिसके अंदर जो हम लोग सौर ऊर्जा में क्या करते हैं, प्लेट लगा के हम लोग उससे विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ गए। ये चीज़ हो गया आपका नवीकरणीय स्रोत के अंदर। और क्या होता है कि ये आपका बहुत अधिक प्रदूषण फैलाता है। हम लोग जानते हैं बाइक वगैरह चलता है तो क्या होता है वहाँ से प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, और क्या होता है यहाँ पे प्रदूषण नहीं होता है, जो कि हम लोग के लिए इको फ्रेंडली होता है। यहाँ पे सौर ऊर्जा इको फ्रेंडली होता है, जो कि प्रदूषण नहीं होता है। और क्या होता है जीवाश्म ईंधन में ये निरंतर ऊर्जा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें निरंतर ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। इसका
लिमिटेशन है कि यहाँ आपका इतना ही है अवेलेबल और इसको बनने में टाइम लगता है, इसलिए लिमिटेशन। और ये आपका इनफाइनाइट है, मतलब ये अनंत है, जितना आप यूज कर सकते हैं, आपके मन पे डिपेंड कर सकता है। फोर्थ पॉइंट लिखे यहाँ पे, मन चाहे ढंग से ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, और इससे मन चाहे ढंग से ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इससे मन चाहे ढंग से सभी जगह पे सभी समय पे ऊर्जा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। जो आपका जीवाश्म ईंधन होता है, इसको आप जितना आपका एनर्जी वहाँ पे चाहिए वो आप तुरंत ला सकते हैं, लेकिन जो आपका सौर ऊर्जा होता है वो आपका सभी टाइम पे नहीं हो सकता है, और सभी जगह पे भी वो चीज़ नहीं हो सकता है। जो ठंड का जगह होगा वहाँ पे तो सौर ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकता है, जो ऊंचे पहाड़ी वाला क्षेत्र होता है वहाँ तो नहीं हो सकता ये सब चीज़ का यूज, क्योंकि वहाँ पे सौर जो है वो सूर्य की रोशनी बहुत कम होती है। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे, रासायनिक क्रिया से ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। हम लोग क्या करते हैं, जो आपका जीवाश्म ईंधन से रासायनिक क्रिया होता है, रासायनिक उसके अंदर रिएक्शन होता है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है कि आपका वहाँ पे एनर्जी निकलता है। लेकिन क्या होता है फिफ्थ पॉइंट में, इसमें सूर्य के नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा का उत्पन्न होता है। इसमें नाभिकीय संलयन होगा तब ऊर्जा का वहाँ पे उत्पादन होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट था। छठा देख लीजिए यहाँ पे, छठा पॉइंट है, विद्युत स्रोत के रूप में जीव द्रव्यमान और जीव विद्युत की तुलना करें। तो जीव द्रव्यमान जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमास बोलते हैं। तो ये समझ लीजिए पहले कि बायोमास होता क्या है। तो बायोमास होता है कि आपका पौधे और जंतुओं के शरीर में जो उपस्थित आपका जो मटेरियल होता है, जो आपका पदार्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीव मास बोलते हैं, मतलब बायोमास बोलते हैं। जैसे मान के चलिए कि किसी भी जीव का मृत्यु हो गया, समझ गए, तो मृत्यु होने के बाद जो आपका जीव का जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, उसका उपयोग हम लोग किस चीज़ में कर लेते हैं, ईंधन के रूप में कर लेते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्यमान का जो ईंधन बोलते हैं, जो कि और नवीकरणीय स्रोत के अंदर आता है। इस चीज़ को यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे दोनों में अंतर बताइए। तो देख लीजिए यहाँ पे आप इस तरीके से लिख लीजिए और यहाँ पे क्या कर लीजिए, एक लाइन खींच लीजिए कि दोनों के साइड में आप इस तरीके से कर सकिए। अब देखिए ये है आपका जीव द्रव्यमान और ये है जल विद्युत। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, जो ये ऊर्जा का और नवीकरणीय स्रोत है, मतलब कि और नवीकरणीय की आप समझ गए कि और नवीकरणीय क्या होता है। यह ऊर्जा का और नवीकरणीय स्रोत है, इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन जल विद्युत क्या है, नवीकरणीय स्रोत है, इसका उपयोग हम लोग जब चाहें तब कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इससे प्रदूषण फैलता है और इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। समझ गए, जो आपका जीव द्रव्यमान होता है उससे बायोमास से आपका प्रदूषण फैलता है, लेकिन जल विद्युत से उतना प्रदूषण नहीं फैलता है, कम मात्रा में होता है। थर्ड है कि जीव द्रव्यमान से ऊर्जा जलाने पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जबकि जल विद्युत को गिराने से प्राप्त किया जा सकता है। जब जल आपका पहाड़ी से नीचे आएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। समझ गए। फोर्थ पॉइंट है, जीव द्रव से कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है, जबकि जल विद्युत से काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। जीव जो बायोमास होता है उस पर एक लिमिटेशन होता है, उस पर उतना ही आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप यहाँ पे जितना भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लोग अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।